एक महिला अपने जेठ को फोन लगाती है और कहती है कि आप यहाँ आ जाइए। यहाँ घर के अंदर एक रूम है जिसके नीचे पाइपलाइन है जिससे पानी का रिसाव हो रहा है और काफी दुर्गंध आ रही है। जेठ कहता है उसे कि अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, जब मैं शाम को फ्री होऊंगा तब मैं वहां आकर उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन महिला दबाव बनाती है और बार बार कहती है नहीं, पहले आप यहाँ आ जाइए। इससे मैं काफी परेशान हो रही हूँ, काफी अधिक दुर्गंध फैल रही है। आप पहले इसे ठीक कर जाइए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहां अपना काम कर कर लेना। लेकिन जो जेठ होता है वो कहता है नहीं, पहले मैं अपना काम करके आऊंगा, उसके बाद वहां से फ्री होकर जब मैं शाम को घर लौटूंगा तो मैं सीधा तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा और उसे ठीक कर दूंगा। आखिरकार वो व्यक्ति चौक पर चला जाता है जहाँ पर अक्सर लोग मजदूर मिस्त्री आकर खड़े हो जाया करते हैं। जिन भी लोगों को मजदूर मिस्त्री की जरूरत होती है वो लोग अपने हिसाब से वहां से उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उस रोज वो व्यक्ति भी वहां पे काफी देर से इंतजार करता है और उसे इंतजार करते हुए काफी समय निकल जाता है। उसे कोई भी लेने वाला नहीं आता। वो कहता है कि आज तो मुझे काम नहीं मिला, आज तो मैं खाली ही रह गया। इसके बाद वो वहां से लौट जाता है और सीधा अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचता है, जहां पहुंचकर अपने छोटे भाई की बीवी से कहता है कि अब बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तब छोटे भाई की बीवी उसे अपने उस रूम में लेकर जाती है जहां पर पाइपलाइन से कुछ रिसाव बता रही थी, वो जहां से कोई दुर्गंध आ रही थी, और बताती है कि यहाँ पर ये दिक्कत थी। लेकिन जेठ कहता है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। यहाँ तो सिर्फ 3 टाइल लगेंगी जो मैं लाकर लगा दूंगा, फर्श तो पहले से प्लेन है। महिला कहती है कि हाँ, मैंने पहले से ठीक करवा दिया इसको। जो इस पे टाइल लगेंगी, आपके भैया ने 1000 रुपये दिए हैं, आप ये 1000 रुपये लीजिए और आप अपने हिसाब से जो कुछ लगेगा इसमें जो कुछ होगा वो आप कर दीजिएगा, इसे ठीक कर दो पूरी तरीके से। वो आदमी अपने छोटे भाई की बीवी से 1000 रुपये लेता है और सीधा मार्केट जाकर 3 टाइल लेकर आता है और टाइल लगाने के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो सामग्री अपने साथ लेकर काम में लग जाता है। वो अकेला ही उस काम में लग जाता है और उसे करने लगता है, क्योंकि वो इतना कोई बड़ा काम नहीं था, वो कुछ ही समय का काम था। उसे उस काम को करने में उसे 1.5 घंटा लगता है और वो उन 3 टाइलों को लगाकर टकाटक करके वहां से चला जाता है। उसे नहीं पता था कि जहां वो टाइल लगा रहा है कुछ समय बाद वहां से एक लाश निकलती है। जब वो लाश निकलती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना दरअसल उत्तर प्रदेश की एक जिला लगता है जौनपुर, इसी जिले का एक थाना लगता है बक्सा, यहाँ का एक गांव लगता है अभयनंदन पट्टी। यहाँ का एक व्यक्ति रहने वाला होता है जिसका नाम होता है अखिलेश चौहान। और ये अखिलेश चौहान काम के सिलसिले से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का इलाका लगता है, जहां से 50 किलोमीटर दूर नाला सुपारा, और इस नाला सुपारा के पास ही गढ़ का पाड़ा जगह में रहता है। ये वहीं पर रहता है और वहीं काम करता है। इस व्यक्ति ने, अखिलेश चौहान ने, एक 1 BHK फ्लैट खरीदा था जिसके खातिर इसे पैसों की जरूरत थी, और इन पैसों का आश्वासन इसका बड़ा भाई होता है विजय, उसने इसे दे रखा था। 10 से 11 लाख रुपए का आश्वासन इसे दे रखा था। अब अखिलेश को जब किस्त चुकाने का, जो पैसे देने का टाइम आ चुका था, जो 1 BHK फ्लैट लिया था उसके पैसे देने का टाइम आने पर वो अपने भाई, बड़े भाई विजय को कॉल करता है। तो
विजय को कॉल नहीं लगता। उसके बड़े भाई का फ़ोन बंद आता है। काफ़ी ट्राई करने के बाद जब भाई से बात नहीं होती, तो अपनी भाभी से बात करता है और कहता है कि मुझे भैया से ज़रूरी बात करनी थी, तो आप मेरे को भैया से बात करवा दीजिएगा। तो भाभी कहती है कि आज तो आपके भैया गोरा गाँव गए हुए हैं काम के लिए, जब वो वहाँ से लौट कर आएँगे, तो मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी। शाम को जब विजय फिर से भाभी को कॉल करता है, तब भाभी फिर कोई बहाना बनाती है और अगले रोज़ कहती है कि आज तुम्हारे भैया कोरला गए हुए हैं, जो मुंबई का ही एक इलाका होता है। इसी तरीके से भाभी बहाने बनाती है और भैया से बात नहीं हो पाती। इसी तरीके से देखते-देखते 10-12 दिन निकल जाते हैं। अब वो व्यक्ति जो अखिलेश चौहान होता है, वो काफ़ी परेशान होता है और अपने भैया से बात करने के लिए वो हर कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया से बात नहीं हो पा रही थी। तभी बीच में परेशानी तो तब बढ़ती है जब भैया से बात नहीं हो रही, उसी के साथ भाभी का भी फ़ोन बंद आने लगता है और अब भाभी से भी बात नहीं हो पाती। जब अखिलेश चौहान की भैया और भाभी दोनों से बात नहीं हो पाती, तब वो अपने उसका एक भाई होता है बड़ा अजय, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि भैया भैया और भाभी से बात नहीं हो पा रही, क्यों ना आप मेरे साथ चलें और अपन उनके घर पर चलते हैं। ये लोग 4 भाई थे, जो वहीं पर चारों भाई काम के सिलसिले से वहीं पर रहते थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का जो एक इलाका है, गढ़का पाड़ा जगह, तो यहाँ पे ये लोग काम के सिलसिले से चारों भाई वहीं रहते थे और अजय और विजय और एक अखिलेश चौहान और एक इनका चोला भाई होता है। तो अजय और अखिलेश दोनों मिलकर विजय के घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ है। तब दोनों भाई आसपास में पहुंचते हैं कि क्या तुमने हमारे भाई भाभी को देखा है? तो लोग बताते हैं कि हाँ, जो 30 तारीख थी, जो 19 जुलाई 2025 तक हमने तुम्हारी भाभी को देखा है, शायद वो उसी दिन की तारीख थी। लेकिन उस दिन से वो उसकी भाभी गायब थी, लेकिन उसके भैया के लिए पता जाता है कि हमने तो आपके भैया को दस्तखत से हमने नहीं देखा। तभी वो लोग एक सामने दुकान होती है, उस दुकान के ऊपर जब पहुंचते हैं और उससे बातचीत करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या आपने हमारे भैया को देखा है, भैया भाभी को? तब दुकानदार बताता है कि हाँ, मैंने आज ही सुबह तुम्हारी भाभी को तो देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को देखे हुए मुझे कम से कम 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तभी दोनों भाई घबरा जाते हैं कि अब 10 दिन से भैया से बात नहीं हो पा रही थी और भाभी भी आज से उससे बात नहीं हो पा रही और दोनों ही गायब हैं और उनके घर पे ताला लगा हुआ है। लगातार साथ में एक और बात बताता है कि हाँ, कुछ दिन पहले 10 दिन पहले तुम्हारे भैया मेरे पास आए थे और कुछ एटीएम के पिन बदलवाने की बातचीत कर रहे थे। तभी दोनों भाइयों को और थोड़ा शक सा डाउट होता है और वो सोचते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि भैया एटीएम के पिन बदलवा रहे हैं और 10 दिन से वो गायब गायब है, उनसे बात नहीं हो पा रही और घर पर ताला लगा हुआ है। तभी अजय चौहान कहता है कि मैं यहाँ 3 दिन पहले आया था। जो छोटे भाई की बीवी थी, वो कह रही थी कि जो किसी रूम के नीचे कोई पाइपलाइन आ गई, उसकी वजह से वहाँ रिसाव हो रहा था और पूरे घर में काफ़ी दुर्गंध फैल रही थी। जब ये बात वहाँ पे उनके पास आसपास के जो लोग खड़े थे, ये बात सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई भी पाइपलाइन नहीं है, आपसे झूठ बोला गया है। ये बात सुनकर अजय और अखिलेश चौहान तुरंत डिसीजन लेते हैं और उस घर का ताला तोड़ा जाता है और सीधा उसी रूम में पहुंचते हैं जहां वो 3 दिन पहले टाइल लगाकर गया था अजय। रूम में छानबीन के दौरान उन्हें ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता जिससे कोई शक किया जाए। किसी भी तरीके की कोई सबूत नहीं मिलता उन्हें।
तो वो सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोला गया है, तो देखा जाए कि ये यहाँ 3 टाइलें क्यों लगवाई गई है और इनके नीचे क्या है। जैसे ही वो लोग उन 3 टाइलों को हटाने के लिए तोड़ा जाता है, तो अचानक से इतनी भयंकर तरीके से पूरे घर में दुर्गंध आती है, जिसे सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दबाई गई है जो बड़ी संदिग्ध है। सभी लोग फावड़े लेकर खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। जैसे-जैसे खड्डा खोदा जाता है, तो एक लाश मिलती है जो 3 टुकड़ों के अंदर उसके पीस मिलते हैं उनको धीरे-धीरे। ये सब देखकर आसपास का इलाका काफ़ी परेशान और हैरान हो जाता है। सभी की रूह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सभी लोग तुरंत वहाँ पे जो अजय और अखिलेश चौहान है, वो तुरंत उन्हीं के पास में पहलार पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ उन वो लोग सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तो पुलिस मौके पर अपनी टीम के साथ पहुँचती है और वो जो वहाँ पे लाश के टुकड़े मिले हैं, उसे अपने हिरासत में लेते हैं। इस केस की छानबीन के लिए जो गुड़िया देवी होती है, उसकी तुरंत छानबीन की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता, जिसके खातिर 7 टीमों का गठन किया जाता है और छानबीन में लग जाते हैं। सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। उनकी पुरानी हिस्ट्री निकाली जाती है, तो पता लगता है कि जो विजय और गुड़िया देवी की शादी 8 साल पहले हुई थी और जो गुड़िया देवी है, वो जाफराबाद की ही एक जगह हो होस जगह है, वहाँ की रहने वाली है। उन दोनों की शादी हो जाती है, उसके बाद उनके एक लड़का भी होता है जो लगभग 6 साल का होता है। पता लगता है कि जब ये जो बुढ़िया देवी पहले गांव में ही रहती थी, लेकिन ये अपने पति से कहती है कि पति मुंबई काम करता है टाइल्स का, तो बुढ़िया देवी कहती है कि क्यों ना आप मुझे अपने साथ मुंबई क्यों नहीं लेकर लेकर चलते। तब विजय कहता है कि हाँ, मैं अब की बार दोबारा जब आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाऊँगा। मुंबई में जब ये यहाँ पे काम करते थे, तो ये चारों भाई भाई एक साथ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। जब विजय ने देखा कि मैं अब अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा, तो ये अपने भाइयों से कहता है कि क्यों ना तुम सब अलग-अलग अपने-अपने रहने के लिए व्यवस्था कर लो। उसके बाद जैसे ही ये अपनी व्यवस्था करता है, तो जब दोबारा अपने गाँव जाता है, तो गुड़िया को अपने साथ वहाँ ले आता है और वहाँ साथ-साथ ये लोग मुंबई में ही रहते हैं। अब गुड़िया इस केस की जब छानबीन चल रही थी, तो गुड़िया का कोई पता नहीं चलता, लेकिन अचानक गुड़िया का व्हाट्सएप ऑन होता है और पुलिस की सर्विलांस की मदद से गुड़िया की तुरंत लोकेशन निकाली जाती है। आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार किया जाता है। 22 जुलाई 2022 की शाम को इस गुड़िया की गिरफ्तारी होती है। पूछताछ में जब गुड़िया को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ में पता चलता है कि जो एक लड़का होता है मोनू नाम का, जो गुड़िया से काफ़ी छोटा है, जिसकी उम्र मतलब गुड़िया की उम्र से 8 साल छोटा है और जो बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। तो पता लगता है कि जो इस लड़के में और गुड़िया के बीच प्रेम संबंध है। गुड़िया इससे अपने से 8 साल छोटे लड़के से प्रेम करती है और इसी के चलते उसने अपने पति का कत्ल करके उसको वहाँ पर दबा दिया और उसके ऊपर टाइल वाइल लगवा दी। 23 जुलाई को इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट इन दोनों को 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपता है। उसके बाद इनसे और पूछताछ होगी कि ये इस केस के अंदर, इस हत्याकांड में इन लोगों ने किस तरीके से ये सब किया है। लेकिन केस में जो इनका बच्चा होता है, उससे भी पूछताछ में कुछ पता चलता है। जब जब भी उससे कुछ पूछा जाता है, तो वो पता पूछताछ में बताता है कि हाँ, जो मेरे पिता
है उनका तो मुझे मालूम नहीं, वो फिलहाल कहाँ पर गए हुए हैं या उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो मेरी माँ और ये जो लड़का है मोनू, ये दोनों मिलकर घर पर ही मेरे सामने गंदी हरकतें करते हैं। मैंने इन्हें काफ़ी बार देखा है, लेकिन पिताजी का उस बच्चे को भी कुछ मालूम नहीं कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। बाकी इन दोनों की जो रंग-रंगेलियाँ हैं, वो लड़का भी अपनी मुख जवानी सभी को बताता है। बाकी आगे आगे इस केस में क्या सामने निकल कर आएगा, ये अभी पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। जब इसमें जो कुछ निकल कर आएगा वो आपके सामने मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ये सभी घटनाएँ सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य इस तरीके का नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो, किसी को परेशानी हो। ये सब घटनाएँ मैं इसीलिए लेकर आता हूँ कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं, सच्चाई को दबाना भी एक जुर्म है। आप सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं, उसी तरीके से आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि किसी परिवार के साथ इस तरीके की घटना हो। इसी के खातिर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो, ये घटना अगर आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके साथ-साथ समाज तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।